Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to Desert Rose Psychic. It's a YouTube channel that is providing videos regarding mental health issues and the topic related to daily psychology. Myself Arush Shahbaz और जो आज का बेसिकली मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ इट्स अबाउट एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या आखिरकार एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है क्या उसमें किस चीज़ को हम स्टडी करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करती है और किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ एनवायरनमेंट के थ्रू इफ़ेक्ट आउट होती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे। ओके सो जो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इट्स अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एनवायरमेंट डिफरेंट फैक्टर्स और स्ट्रेसर्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ अबाउट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वो कह रहे हैं टेम्परेचर परसेप्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कि टेम्परेचर की जो परसेप्शन क्रिएट होती है हमारा टेम्परेचर को जो देखने का नज़रिया है उसको बहुत एक कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है। इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। हमारे बॉडी में जो है थर्मोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो क्या काम करते हैं हमारी स्किन में मौजूद होते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर के चेंज को। लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो इन सिग्नल्स को इंटरप्रिटेशन करता है और उसके बाद इसकी परसेप्शन क्रिएट करता है कि कितना टेम्परेचर कूल है या वार्म है। तो क्या है जो बेसिकली हमारे फिजियोलॉजिकल हमारे पास फैक्टर्स हैं लाइक थर्मोरिसेप्टर्स और हमारी स्किन, इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और ओवरऑल परसेप्शन हमारी टेम्परेचर की क्रिएट होती है और हर पर्सन में ये वेरिएट होती है। और अब हम जो बेसिकली स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में वो हम जानेंगे किस तरह से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी किसी भी पर्सन की मेंटल वेलबींग मेंटल हेल्थ को इफेक्ट आउट करती है। अब जो बेसिकली टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं इट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑन वेलबींग। बेसिकली टेम्परेचर का हमारी वेलबींग पे क्या इफेक्ट है। यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हमारी टेम्परेचर परसेप्शन है वो ओवरऑल हमारी वेलबींग को बहुत ज़्यादा तरीके से इफेक्ट करती है। और हवा वो हमारा वर्क इन्वायरमेंट हो, होम सेटिंग्स हो या आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, एक कंफर्टेबल काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो हमारी वेलबींग है वो इफेक्ट होती है। अब किस तरीके से हमारी वेलबींग इफेक्ट होती है उस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं। लाइक प्रोडक्टिविटी सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन करें। वो कह रहे हैं कि डिफरेंट स्टडीज से ये शो होता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है आपके प्रोडक्टिविटी लेवल के लिए। जितना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होगा या जितना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा, जो कंसंट्रेशन है पार्टिसिपेंट्स की काम करने की जो सलाहियत है उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। इंक्रीज़ एरर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो गलतियाँ करेंगे और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक कंफर्टेबल टेम्परेचर और एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं अच्छे से काम परफॉर्म कर सकें और उनकी वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा हो। इसके अलावा स्लीप क्वालिटी, अब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है या बहुत ज़्यादा ही हॉट है तो इससे क्या होगा जो हमारी ओवरऑल स्लीप है वो डिस्टर्ब होगी, उसमें डिस्टर्बेंस आएगी और जो क्वालिटी ऑफ रेस्ट है वो भी इफ़ेक्ट होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बेडरूम का टेम्परेचर इतना अच्छा मेंटेन्ड हो, ऑप्टिमल टेम्परेचर हो कि आपके एक बेटर स्लीप हो। जितनी ज़्यादा अच्छी स्लीप होगी उतनी ज़्यादा आपकी वेलबींग अच्छी होगी। उसके अलावा मूड एंड मेंटल हेल्थ, टेम्परेचर का बहुत अहम रोल है आपके मूड और मेंटल हेल्थ पे। जितना ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट होगा आपका मूड उसके हिसाब से वेरिएट करेगा और जितना ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट होगा उसके लिहाज से भी आपका जो मूड है या मेंटल हेल्थ है इफ़ेक्ट होगी। लाइक वो कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हॉट है टेम्परेचर तो इट कैन लीड टू इरिटेबिलिटी। बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है तो आप फटीग भी हो सकती है, आपकी बॉडी मसल पेन्स हो सकती हैं, डिप्रेशन में आप जा सकते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऑप्टिमल टेम्परेचर फाइंड आउट किया जाए, एक बेस्ट टेम्परेचर फाइंड आउट किया जाए जो आपकी मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले और पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे। इसलिए कहते हैं ना जो लोग बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं कंटिन्यूसली उसी कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने की वजह से, मेंटली, फिज़िकली। और सेम इस तरह से जो लोग बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उनके ओवरऑल वेलबींग के ऊपर। लाइक यहाँ तो बहुत इरिटेबल होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। तो इसलिए क्या है कि एक ऑप्टिमल काइंड ऑफ टेम्परेचर में रहना ज़रूरी है। ऐसे ही थे वो दुनिया के जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ तो गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वहाँ के लोगों के आप मूड्स, बिहेवियर और चीज़ें अगर देखेंगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में रहने वाले इलाकों के लोग से काफ़ी डिफरेंट होंगी। तो ओवरऑल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपकी मेंटल हेल्थ, वेलबींग पे और मूड पे। ओके अब हम एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है और हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट आउट करता है। इट इज़ नॉइस। सबसे पहले हम नॉइस की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि नॉइस होती क्या। सो नॉइस इज़ डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड एंड इज़ टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिसिटी एंड ड्यूरेशन।
बेसिकली क्या है, नॉइज़ कोई भी ऐसा अनवांटेड साउंड है जो जिसके करैक्टरिस्टिक्स यही होने चाहिए कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना ऊंचा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितना तेज़ है, पीरियोडिसिटी कितनी है कि लाइक कंटिन्यूसली होता जा रहा है या कभी कभी रुक रहा है और बंद हो रहा है, और उसकी ड्यूरेशन कितनी है, बहुत ज़्यादा एक्यूट है या क्रॉनिक है। इसके अलावा साउंड इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस नॉइज़। साउंड होना तो ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा साउंड है और अननेसेसरी साउंड है तो वो क्या हो जाएगा, नॉइज़ प्रोड्यूस होगी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, द साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ साउंड अनवांटेड। दो कंपोनेंट्स हैं साउंड के, उनमें से एक कौन सा है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है जो कि अनवांटेड, कि हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हमारे लिए प्रोड्यूस होता जा रहा है साउंड, तो वो नॉइज़ की शक्ल इख्तियार कर रहा है। और एक फिजिकल कंपोनेंट है जो कि इंटेंसिटी के कितना ऊंचा साउंड है। तो ये जो दोनों हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ना, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी साउंड को या नॉइज़ को परसीव करने के लिए। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक और इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक है साउंड का, जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्टिबिलिटी। लाइक कि हमारा कितने कंट्रोल में है उस साउंड को कंट्रोल करना या ना करना। अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, अनप्रडिक्टेबल है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, अनकंट्रोलेबल है, तो वो क्या करेगा, हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग पैदा करेगा, इरिटेशन पैदा करेगा और अनॉयंस पैदा करेगा। लाइक अगर हमारे कंट्रोल में होगा साउंड को रोकना, हम अपनी मर्ज़ी से ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, जिस तरह से भी, तो इतनी ज़्यादा में भी हमें अनॉयंस ना हो। लेकिन अगर वो अनप्रडिक्टेबल होगा हमारे लिए और अनकंट्रोलेबल होगा, और तो वो क्या करेगा, बेसिकली नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर डेवलप कर देगा और ओवरऑल हमें डिस्टर्ब करेगा, इरिटेशन पैदा होगी, अनॉयंस पैदा होगी। तो जो जब साउंड नॉइज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। किस तरह से, अब जब हमारे कंट्रोल में एक नॉइज़ है ही नहीं, हमारे इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा नॉइज़ है और बहुत ज़्यादा इस तरह के चीज़ें हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ब्रेन है वो कंटिन्यूसली एक इंटेंसिटी को बियर करता 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 एक टाइम क्या होगा, हमें पेन स्टार्ट हो जाएगी या हम इरिटेबल हो जाएंगे। तो ज़्यादा नॉइज़ को आना भी हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट आउट कर रहा है। ओके, अब हम एक और मज़ीद इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर को स्टडी करने लगे हैं, दैट इज़ क्राउडिंग। क्राउडिंग का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा रश हो जाना, बहुत ज़्यादा लोगों का एक जगह पे मौजूद होना। तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल स्टेट है किसी भी पर्सन की, कि वो किस तरह से परसीव कर रहा है नंबर ऑफ़ पीपल को। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए क्राउडिंग इतनी मैटर नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो यूज्ड टू होते हैं, उनके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में वो क्राउडिंग नॉर्मल रूटीन में देख रहे होते हैं, लाइक बहुत ही किसी क्राउडेड प्लेस पे रहते हैं वो, तो इसलिए उनको वो रश इतना महसूस नहीं होता। लाइक अगर हम अपनी बात करें तो अंदरून शहर की साइड पे अगर हम जाएँ पाकिस्तान में, तो वहाँ पे काफ़ी क्राउडिंग होती है। अब जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ पे रह रहे होते हैं, वो बहुत यूज्ड टू होते हैं उस क्राउडिंग से, और मे बी वो बड़ा ईज़ी फील करें, उनको कोई ज़्यादा ऑड बात ना लगे। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो कि बड़े ही मतलब अगर हम बात करें लेविश से एरिया में रह रहा है, वहाँ पे इतनी क्राउडिंग भी नहीं है और नॉर्मल सा एनवायरनमेंट है, तो मे बी वो जो क्राउडिंग को बड़े गलत तरीके से परसीव करे और उसका दम भी घुटे, उसको स्ट्रेस भी महसूस हो, उसको इरिटेशन भी महसूस हो। तो बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन परसेप्शन वेरिएट करती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके अलावा बेसिकली वो क्या बता रहे हैं आपको, कि क्राउडिंग जो है डिफ़िकल्ट करता है हमारी सोशल इंटरेक्शन को मेंटेन करने में। और इसके अलावा क्या होता है कि कुछ लेबॉर्ट्री स्टडी है, उन्होंने ये बताया कि जो क्राउडेड एरियाज़ होते हैं या क्राउडेड जगह होती हैं, वो आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर देती हैं। और जो लोग ज़्यादा बेसिकली एक्सपीरियंस करते हैं क्राउडिंग को, तो उनके साथ क्या होता है कि उनके जो स्ट्रेस लेवल होते हैं वो एलिवेट कर जाते हैं। इसके अलावा वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जहाँ-जहाँ पे क्राउडिंग होती है वहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, स्ट्रेस हार्मोन भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और उसकी वजह से क्या है, ब्लड प्रेशर भी उनका इंक्रीज़ होने लग जाता है। उसके अलावा स्टडीज़ ये बताती हैं कि जिन घरों में हाउस होल्ड क्राउडिंग, बेसिकली क्या है, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड क्राउडिंग है, तो वहाँ पे जो लोग हैं ना, क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। अब क्या है, परसेप्शन है। अब मे बी ये भी हो सकता है कि एक पर्सन है, वो शादी होके, एक लड़की है, वो बड़े 1-2 बहन-भाई थे, तो वो शादी होकर किसी जॉइंट फैमिली में चली गई है। तो क्या हो सकता है, वो क्रॉनिक स्ट्रेस में जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसने शायद कभी इतना ज़्यादा क्राउडिंग देखी नहीं, इतने ज़्यादा लोग देखे नहीं। हाउस होल्ड क्राउडिंग का जब वो शिकार हुई, तो उसने स्ट्रेस डेवलप कर लिया। तो इस तरह से जो क्राउडिंग की परसेप्शन पीपल टू पीपल वेरिएट करती है और ओवरऑल हर बंदे की मेंटल हेल्थ को डिफरेंट लेवल पे इफ़ेक्ट आउट करती है। ओके, आज का जो बेसिकली हमारा लेक्चर है, उसका लास्ट टॉपिक हम अब डिस्कस करते हैं, दैट इज़ बेसिकली केमिकल एंड एयर पोल्यूशन। अब हम बात करेंगे किस तरह से जो हमारी इन्वायरमेंट में केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रियल केमिकल हैं या एयर पोल्यूशन है, वो किस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ कंडक्ट हुई, बहुत सारा रिसर्चेज़ की गई, तो उसके बाद मालूम हुआ कि जो एयर पोल्यूशन है वो एक काफ़ी सीरियस इशू है, हेल्थ इशू भी है, उसके साथ साथ एक मेंटल हेल्थ के ऊपर भी एक सीरियस किस्म का इशू है। जो हमारे एयर पोल्यूटेंट्स में सब्सटेंसेस होते हैं, व्हीकल से निकले हुए या इंडस्ट्री से निकले हुए, वो अब क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट, इंडोर आउटडोर इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर को गंदा कर देते हैं।
और इस बात के एविडेंसेस भी मौजूद हैं कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं बेसिकली वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं और लोगों में रिस्क जो है इंक्रीज़ हो जाता है इन पोल्यूटेंट्स की वजह से डिप्रेशन का, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिजीज़ का। ये रिसर्च से प्रूवन बात है। इसके अलावा कुछ मज़ीद रीसेंट फाइंडिंग्स हैं जो कि हमें बताती हैं कि हमारे पास जो है देयर इज़ अ लिंक बिटवीन मेंटल हेल्थ इश्यूज सच एज डिप्रेशन एंड पेस्टिसाइड। बेसिकली वो कह रहे हैं पेस्टिसाइड जो केमिकल पेस्ट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं खेतों में, उनके दरमियान और डिप्रेशन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लिंक फाइंड हुआ। बेसिकली किस तरह से हुआ कि उन्होंने देखा कि जो फार्मर्स थे इस्तेमाल करते थे ये वाले केमिकल्स पेस्टिसाइड, उनमें डिप्रेशन के रेट ज़्यादा थे। इसके अलावा जो ख़वातीन एक बार पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का शिकार हो चुकी थी वो नेक्स्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा लेवल ऑफ डिप्रेशन फेस किया। इसके अलावा एक्सप्लेन होता है कि जो एक्सपोजर ऑफ दीज केमिकल जो है हमारे अंदर किसी भी पर्सन के अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस डेवलप करते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और उसके अलावा डिप्रेशन और डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स उन बंदों में डेवलप हो सकते हैं जो कि एयर पोल्यूशन या इस तरह के केमिकल्स पेस्टिसाइड से गुजरे होते हैं। इसके अलावा भी वो एक्सप्लेन करें कि अभी भी इस पे कम रिसर्च मौजूद है, इस पे मज़ीद एविडेंसेस की ज़रूरत है, ज़्यादा रिसर्च कंडक्ट करने की ज़रूरत है ताकि पता चल सके कि किस तरह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और ये केमिकल्स या एयर पोल्यूशन जो है एक दूसरे से रिलेट करती है। ओके, दैट्स ऑल। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को इस टॉपिक के बारे में समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, कोई परेशानी है या कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज पुट डाउन करें, मुझे उनका आंसर करके काफ़ी खुशी महसूस होगी। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर करें, उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा करें और थैंक यू सो मच कि आपने इतनी पेशेंसली वीडियो सुनी। सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।